नमस्कार दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले देख लें कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स को किस प्रकार से विभाजित किया गया है। हम पढ़ेंगे शब्द विचार। अब शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है देखते हैं। रूप परिवर्तन के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और चौथा है व्युत्पत्ति के आधार पर। अब रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी व अव्यय शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म या समुच्चरित शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, समश्रुत या भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब इनमें से हम शुरुआत करेंगे रूप परिवर्तन के आधार पर। इसमें रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। जिनमें आती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों को हम विकारी के रूप में पढ़ेंगे। अविकारी के रूप में वे शब्द पढ़े जाते हैं जो कि लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब मूलतः ये कितने 4 भेद होते हैं अविकारी या अव्यय के, किंतु इसमें 5वां भेद अविकारी में पढ़ेंगे, निपात। तो यूँ मूलतः पूछे जाए तो 4 भेद होते हैं, कुल इसके 5 भेद होते हैं। अब शुरुआत करेंगे हम संज्ञा से, कि संज्ञा के बारे में हम जानते हैं। संज्ञा को हम सबने पढ़ रखा है, संज्ञा। अब संज्ञा के सबसे पहले संज्ञा की बात करें तो संज्ञा को हमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, किंतु हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानते हैं। ये सम, धन, ज्ञ 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान, और ज्ञ का अर्थ होता है जानना। इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम व उनकी जाति का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाती हैं। अब संज्ञा के भेदों की बात करें तो संज्ञा के भेद होते हैं 3, और कुल भेदों की बात करें, कुल भेद, तो कुल भेदों की संख्या होती है 5। मूल रूप से संज्ञा 3 ही प्रकार की होती है, किंतु कुल 5 भेद होते हैं। अब जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे मोहन। किसी उपन्यास की बात करें, जैसे मैंने गोदान लिखा, तो ये भी एक संज्ञा है। गाय, ये भी एक क्या है? संज्ञा है। दुख, ये भाव है, तो ये भी क्या है? संज्ञा, इत्यादि। अब संज्ञा को तीनों भेदों के बारे में जाने, कौन कौन से हैं। संज्ञा के प्रकार, एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और अतिरिक्त भेद होते हैं। एक होता है पदार्थवाचक, और इसी को कहा जाता है द्रव्यवाचक। इसी को क्या कह सकते हैं? द्रव्यवाचक भी कहा जाता है। एक होता है समूह अथवा समुदायवाचक। अब मूल भेदों की बात करें तो 3 तो मूल भेद हो गए और 2 जातिवाचक के उपभेद। ऐसे करके कुल भेद कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम, सबसे पहले व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या किसी पर्टिकुलर स्थान, यानी कि विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु। पर्टिकुलर स्थान के स्थान का बोध कराएगी या पर्टिकुलर वस्तु होगा या सिंगल व्यक्ति होगा। तो व्यक्तियों की बात करें तो जैसे राम, मोहन, सोहन इत्यादि। वस्तुओं की बात करें तो वस्तुओं में पर्टिकुलर वस्तुओं की बात होगी, जैसे रामायण एक पुस्तक है, महाभारत एक पुस्तक है। इसके अलावा उषा पंखा, पंखा की कंपनी का नाम साथ में बताते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। जैसे एलजी, एलजी टीवी, एलजी टीवी इत्यादि। स्थानों की बात करें तो जैसे किसी देश का नाम हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया जापान, मैंने लिख दिया भारत, श्रीलंका। किसी शहर का नाम लिख दिया जैसे जयपुर, किसी गांव का नाम लिख दिया, किसी कस्बे का नाम लिख दिया जैसे फतेहपुर। इसके अलावा मैंने लिख दिया जैसे मानसरोवर, किसी जगह का नाम इत्यादि। इसी के साथ हम जैसे पर्टिकुलर दिनों की बात करें, जैसे रविवार, सोमवार, रविवार, सोमवार। नदियों की बात करें जैसे गंगा, चंबल। जैसे महीनों की बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी महीनों की बात करें जैसे श्रावण, भाद्रपद, आषाढ़ इत्यादि। इसके अलावा हम बात करें जैसे किसी महाद्वीप का नाम हो, वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो पर्टिकुलर स्थान का बोध कराएंगे वो सभी शब्द किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का कुछ स्पेशल, इन सबको तो सभी जानते हैं, इसमें कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे नोट लगा के लिखना है अपने को कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। एक तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग कैसे किया जाता है? हमेशा एक वचन में किया जाता है। एक वचन भी कैसा? ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सके, बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, ऐसे एक वचन में इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हम देखेंगे, जैसे मैंने लिखा, एक शब्द लिखा मैंने पशु। अब पशु क्या है? ये एक जाति है पशुओं की। और इनमें भी जैसे मैं गाय की बात करूँ तो गाय क्या है? ये भी एक जाति है पशु की। संपूर्ण वर्ग का बोध होता है इससे भी। और मैं कहूँ कि राठी गाय, राठी गाय, तो एक स्पेशल, एक विशेष नस्ल की बात हुई, तो ये राठी गाय क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते। जैसे एक और ले लेते हैं उदाहरण, मनुष्य। ये भी इंसानों का एक ग्रुप है, तो ये भी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। और इसमें भी हम बात करें लड़का, लड़का, ये भी लड़कों की एक जाति, पूरे ग्रुप की बात करता है। किंतु मैं लिख दूं कि सोहन। अब सोहन क्या है? एक नाम, और इसका हम बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे पशु जातिवाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। गाय का बहुवचन बनाया जा सकता है, लड़का इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, मनुष्य का बहुवचन बनाया जा सकता है। किंतु सोहन जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जिस रूप में प्रयुक्त होती हैं उसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यह तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात। अब जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा की बात करें। सबसे पहले परिभाषा, बिल्कुल सिंपल तरीके से छोटी सी परिभाषा है इसकी। वे संज्ञा शब्द, वे
संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं, वर्ग का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु या स्थान, उसकी पूरी जाति अथवा उसके पूरे वर्ग का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पशु, ये पशुओं की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। पक्षी, ये भी क्या है? इसकी पूरी जाति का बोध करवाता है। मनुष्य, पुरुष, स्त्री, लड़का, जैसे मैंने लिखा गाय, बकरी, जानवर, बिल्ली, तोता इत्यादि। ये तो हो गए प्राणी। वस्तुओं की बात करें, जैसे वस्तुओं में देखें, वस्तुओं में ये तो हो गए प्राणी, प्राणियों की जाति की बात हुई। वस्तुओं की बात करें, जैसे पंखा, बस, कुर्सी, पेन, पुस्तक इत्यादि। स्थानों की बात करें तो जैसे मैंने कहा देश, तो बहुत सारे देशों का इससे बोध होता है। शहर, सभी शहरों का बोध होता है। गांव, विद्यालय, जिला, ई मित्र केंद्र, ई मित्र, नदी, पहाड़ इत्यादि। अब हमने देखा कि इसमें पशुओं की संपूर्ण जाति का बोध हुआ, ये वस्तुओं की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं सभी शब्द, और ये स्थानों के उसकी संपूर्ण जाति का बोध करवा रहे हैं। अब जातिवाचक संज्ञा के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है। एक तो जातिवाचक संज्ञा के बारे में फैक्ट आया कि जो जातिवाचक संज्ञा है इसका प्रयोग किसमें? हमेशा बहुवचन में होगा, हमेशा बहुवचन में किया जाता है। दूसरी बात, अर्थात ऐसे एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बन सके, क्योंकि ऐसे एक वचन में किया जाता है कि इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। जैसे देश, अब देश क्या है? एक वचन तो है, ये सभी देशों का बोध कराता है। देश एक जातिवाचक संज्ञा है, किंतु एक ऐसा एक वचन है जिसका, जैसे इसको देखो देशों, इसका बहुवचन बना दिया, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे एक वचन में प्रयोग किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सके। अब जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, अन्य दो भेदों के बारे में भी हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि जातिवाचक संज्ञा के अन्य दो भेद कौन से हैं। तो जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, जातिवाचक संज्ञा, इसके जो दो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, एक तो है द्रव्य अथवा पदार्थवाचक, द्रव्य अथवा पदार्थवाचक। दूसरा है समूह अथवा समुदायवाचक, समुदायवाचक। अब द्रव्य या पदार्थवाचक, समूह या समुदायवाचक। अब इनमें देखो, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक में क्या आएंगे? सभी प्रकार के पदार्थ आ जाएंगे और सभी प्रकार के द्रव्य आ जाएंगे। देखो इसमें जैसे पदार्थों में लेते हैं सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पीतल, शक्कर, घी, तेल, सभी प्रकार के पदार्थ, लिक्विड भी आएंगे, द्रव्य, पानी, शहद, पेट्रोल, डीजल,
पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, शराब, आटा, नमक, गैस इत्यादि। अन्य बहुत सारे ऐसे पदार्थ या द्रव्य हो सकते हैं। और समूह की बात करें, समूह में ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वो सभी क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे सभा, सम्मेलन, सेना, पुलिस, गिरोह। अब गिरोह जो चोर डाकू होते हैं उनके समूह को गिरोह कहा जाता है। जत्था, भक्त लोग होते हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? जत्था। गोष्ठी भी क्या है? समूहवाचक शब्द हैं। टीम, दल, वृंद, जन, गण, वर्ग, टोली, गुच्छा, ढेर, कुंज, आगार, रेवड़। भेड़ बकरियों के समूह को रेवड़ कहा जाता है। भीड़, लोगों का समूह क्या कहलाती है? भीड़ इत्यादि। ऐसे जो ग्रुप या समूह को बताने वाले शब्द हैं वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमारे को ये याद रखना है कि यदि ऑप्शन में यदि प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से, प्रश्न देखते हैं, निम्न में से जातिवाचक पदार्थ, प्रश्न को चेंज करते हैं, अपन लिखते हैं डीजल शब्द संज्ञा हैं। ऑप्शन एक मिला अपने को जातिवाचक, दूसरा ऑप्शन मिला अपने को व्यक्तिवाचक, तीसरा ऑप्शन मिला अपने को पदार्थवाचक, और लास्ट ऑप्शन मिला अपने को भाववाचक। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है डीजल शब्द। अब ये जातिवाचक भी है, पदार्थवाचक भी है, किंतु यदि हमारे को ऑप्शन में इसका उपभेद दिया गया है तो वही सही होगा। क्या होगा इसमें? राइट आंसर स, पदार्थवाचक। किंतु यदि हमारे को पदार्थवाचक संज्ञा के स्थान पर यह नहीं देता पदार्थवाचक और यहाँ लिख देता ये समूहवाचक, यहाँ क्या लिख देता? समूहवाचक, तब इसमें राइट आंसर होता जातिवाचक। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि यदि पर्टिकुलर उसी भेद को दिया जाता है जिस भेद के बारे में बात कर रहा है ये प्रश्न पूछने वाला, तो वही राइट आंसर होगा। अब समुदायवाचक शब्द हमने देख लिए कैसे कैसे हैं। इन शब्दों को एक बार आप आराम से एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। दो तीन बार देखने से क्या है कि ये दिमाग में रहेंगे कौन कौन से शब्द हैं जो कि समुदायवाचक हैं या पदार्थवाचक हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करें। सबसे पहले परिभाषा, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव के अर्थ का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, किसी भाव के अर्थ का बोध कराते हैं, अर्थात जिनको देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, देखा या स्पर्श नहीं किया जा सकता, भाववाचक संज्ञा, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल
महसूस किया जा सकता है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती हैं। अब भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिनको देखा भी नहीं जा सकता, स्पर्श नहीं किया जा सकता, केवल उनको क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जबकि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा शब्दों को हम देख भी सकते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकते हैं। अब भाववाचक संज्ञा का ये थोड़ा सा डिफरेंट है, केवल उनको हम महसूस कर सकते हैं। इनके लिए मैं आपको कुछ एक ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगाने से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, जैसे ता, तव, आई, आपा, आन, आवट, आस, ये, पन, ई इत्यादि। ये ऐसे उपसर्ग, ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगाने से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। इनमें से हम एक एक करके प्रत्येक के उदाहरणों को देखेंगे कि कौन से में कौन कौन सा उदाहरण आएगा। जैसे ता से क्या बना, मधुरता, सुंदरता। तऊ से देखे तो ममत्व, अपनत्व। आई से देखे तो जैसे चढ़ाई, उतराई आदि। आपा हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा आदि। अब इनको एक एक करके हम लिख लेते हैं, एक एक उदाहरण इनका। जैसे ता सुंदरता, मधुरता। दूसरा लेते हैं तव, लघुत्व, अपनत्व। नेक्स्ट लेते हैं आई, चढ़ाई, लड़ाई। आपा से बनने वाला जैसे बुढ़ापा, मोटापा। आन, चढ़ान, उड़ान। आवट, दिखावट, मिलावट आदि। आस, जैसे प्यास, मिठास, खटास इत्यादि। ये जैसे सौंदर्य, धैर्य आदि। पन, जैसे बचपन, अपनापन। ई, गरीबी, अमीरी, लाली इत्यादि। आहट, एक और प्रत्यय लिख लेते हैं अपन, आहट प्रत्यय को और जोड़ लेते हैं इसमें, आहट। जैसे घबराहट, चिल्लाहट आदि। अब जो कि भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में हमने देखा कि जो ता, तऊ, आई, आपा, आन, आवट, आस, ए, पन, ई, आहट इत्यादि प्रत्यय जोड़ने से क्या है कि भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। और इनको अलग अलग प्रकार से भी हम देखेंगे कि इनको किस प्रकार से संज्ञा शब्दों का निर्माण होता है। एक बात और जान लेते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। एक होती है क्रियार्थक संज्ञा, इसको जानना भी जरूरी है। कभी कभी इस पर आधारित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, जब किसी क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं।
देखते हैं उदाहरण। जैसे मैंने लिखा घूमना। घूमना क्या है? एक क्रिया, किंतु इसको देखो वाक्य में प्रयोग करते हैं। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। अब इस वाक्य में हम देखते हैं कि जो घूमना यहाँ क्रिया का काम नहीं कर रहा है, किसका काम? स्वास्थ्य। घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो ये किसका काम कर रहा है? यहाँ संज्ञा का काम कर रहा है। इसी को क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। जब किसी क्रिया का प्रयोग किसके? संज्ञा के रूप में। यहाँ घूमना किसके रूप में है? संज्ञा के रूप में। एक उदाहरण और देखते हैं। शर्माना, जैसे शर्माना अच्छी बात नहीं। अब देखो शर्माना वैसे क्रिया है, किंतु यहाँ किसके रूप में काम आया? संज्ञा के रूप में। तो यहाँ क्रियार्थक संज्ञा के रूप में काम आया। कभी कभी क्रियाओं को संज्ञा के रूप में भी काम लिया जाता है। अब संज्ञा के कुछ विशेष नियम देखेंगे हम। जैसे संज्ञा में हम देखते हैं कि कुछ एक व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें कर दिया जाता है? उनका व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द दिखेंगे व्यक्तिवाचक, किंतु उनका प्रयोग होता है जातिवाचक के रूप में। देखो कैसे, संज्ञा के कुछ विशेष नियम। अब विशेष नियमों की बात करें तो विशेष नियमों में जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, विशेष नियमों की बात करें, संज्ञा के विशेष नियम। अब विशेष नियम ज़्यादा नहीं है, 2-3 विशेष नियम में एक बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे, तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती है। तो उस अन्य नाम में जातिवाचक संज्ञा होती हैं। हम देखते हैं, इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कैसे? जैसे मैंने लिखा, सीमा हमारे घर की लक्ष्मी हैं। अब हमारी जो परिभाषा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब अपने साथ अन्य नाम का बोध करा दे। जैसे सीमा क्या है? एक लड़की का नाम है, किंतु लक्ष्मी से इसकी तुलना की गई है। तो जो लक्ष्मी शब्द आया, ये किस रूप में आया? ये हमारे घर की लक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी शब्द जातिवाचक संज्ञा का काम कर रहा है यहाँ पे, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार देखते हैं, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे कालिदास की तुलना किससे की है? शेक्सपियर से। तो ये जिस शब्द से इसकी तुलना की गई है वो शब्द जातिवाचक संज्ञा का होगा, जातिवाचक। इसी प्रकार मैं कहूँ कि नेहा तो पूरी गंगा है। देखो, गीता तो पूरी गंगा है। अब गंगा से इसकी तुलना की है कि गंगा के जैसे वह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हैं। जैसे मैं एक शब्द कहूँ, आज घर में रावण हैं। अब देखो, जो व्यक्तिवाचक, ये जो रावण शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक। वैसे तो रावण लंकापति था, रावण लंका का राजा था, तो इसमें तो रावण क्या है कि व्यक्तिवाचक है। किंतु आज घर घर में रावण है, तो रावण को किसके रूप में देखा जाता है? बुराई के रूप में। तो ये किसका काम कर रहा है? एक जाति का काम कर रहा है। इसी प्रकार देखो, देश में जयचंदों की कमी नहीं। अब देखो, जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, किंतु इसको किस रूप में दिखाया? बुराई के रूप में दिखाया, चुगलीखोर के रूप में दिखाया। तो ये क्या हो गया? जातिवाचक। ये हो गया जातिवाचक। ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। हमारे को ये ध्यान रखना है कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द की तुलना दूसरी किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से की जाती है, तो जो बाद में आने वाली जिससे तुलना करते हैं वह क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाती है। एक इसका सेकंड रूल नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है। जातिवाचक जो
संज्ञा का कोई शब्द, संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं, संज्ञा होती हैं। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो शब्द है कैसे, जैसे मैंने लिखा गांधी। अब गांधी, मैंने जैसे गांधी कहा, किसी से भी गांधी के बारे में पूछूंगा। अब गांधी क्या है, एक जाति का टाइटल है। किंतु मैं यदि आपसे बात करूं कि गांधी कौन थे, तो आप सीधा आपके दिमाग में आता है कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। देखो गांधी जी ने, इसी से मैं बनाता हूँ, गांधी जी ने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह किया। अब सीधा हमारे दिमाग में एकमात्र गांधी जी का चित्र सामने आता है कि महात्मा गांधी। तो गांधी शब्द गांधी जी के लिए रूढ़ हो गया। ऐसे वाक्यों में अगर संज्ञा पूछी जाती है तो ये कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें राइट होगी। जैसे मैंने लिखा पटेल। अब पटेल, इसका वाक्य लिखता हूँ मैं। पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे। पटेल जी देश की एकता के सूत्रधार थे, सूत्रधार थे। अब जैसे इस वाक्य को पढ़ेंगे, कोई भी व्यक्ति कहेगा कि किस पटेल जी की बात हो रही है, कि ये सरदार पटेल की बात हो रही है, वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है। तो इसमें ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि नेताजी। तो नेताजी जैसे मैं कहूँगा तो ये नेताजी जो शब्द है, नेताजी, तो नेताजी किन के लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए सीधा रूढ़ शब्द माना जाता है और सीधा दिमाग में उन्हीं की बात आती है। जैसे वाक्य में नेताजी ने आज़ादी हिंद फौज का गठन किया था। जैसे पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मैंने तो कहा नहीं कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जी का कहते आपके दिमाग में आया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार के जो, जैसे पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसे मैं कहूँ कि मोदी जी, तो मोदी जी का जैसे कहेंगे तो दिमाग में क्या आता है, नरेंद्र मोदी। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो सीधे किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। इसका तीसरा रूल्स देखते हैं। तीसरा रूल्स कहता है कि विशेषण और भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। विशेषण और भाववाचक संज्ञा, जो विशेषण व भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, एक वचन में किया जाता है, एक वचन में। जैसे ही उसको बहुवचन बनाते हैं और जैसे ही इसको बहुवचन बनाएंगे, एक वचन में किया जाता है। और यदि इनको बहुवचन बनाया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब इसको भी देखते हैं। अब जो विशेषण या भाववाचक संज्ञा है, इनका हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो ये किसमें, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाते हैं। देखते हैं, इसके उदाहरण के माध्यम से देखते हैं सीधा। जैसे शहर में आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, बहुत हो रही हैं। अब देखो चोरी जो शब्द हैं, सबसे पहले तो चोरी क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा। किंतु जैसे इसका बहुवचन करके चोरियां किया तो चोरियां क्या बन गया, जातिवाचक शब्द, क्या बन गया, जातिवाचक शब्द। इसी प्रकार मैं लिखूं, जैसे अमीरी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब मैंने जैसे कहा अमीरों, तो ये अमीर लोगों का एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार मैं बात करूं, जैसे दूरी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। किंतु जैसे मैं लिखता हूँ दूरियाँ, ये हो जाती है जातिवाचक। इसी प्रकार में जैसे बेईमानी
बेईमानी ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। किंतु जैसे मैं कहूँ कि बेईमानो, तो किसके बेईमानो एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो ये हो जाता है जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा शब्द बनता है। तो हमने इसमें देखा कि यदि जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं उनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है तो वो सीधा जातिवाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करते हैं। अब वैसे तो संज्ञा इसमें पढ़ने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण निम्न से किया जाता है। तो हम इसमें देख लेते हैं कुछ एक अपने पास स्लाइड के माध्यम से, सीधा इसको स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। तो स्लाइड में देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं इनके निर्माण को। तो देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, किससे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जैसे बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, किंतु इससे क्या बन गया, बचपन, लड़का, लड़कपन, शहर, शहरिये, गांव से गंवारपन, मनुष्य से मनुष्यता, मानव से मानवता। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अपना, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व। तो इनको थोड़ा पढ़ना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब प्रश्न निर्माण करने वाला ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द से निर्मित शब्द कौन सा है, सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो इस प्रकार अपने को याद रखना है। जैसे अपना, अपनापन, पराया, परायापन, निज, निजत्व, सर्व, सर्वस्व, मम, ममत्व। विशेषण से भी क्या भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे छोटा, छुटपन, बड़ा, बड़पन, मोटा, मोटापा, अमीर, अमीरी। अमीर क्या है, विशेषण है। गरीब, गरीबी, लंबा, लंबाई, भला, भलाई, सुंदर, सौंदर्य या सुंदरता, मधुर, माधुर्य या मधुरता, चालाक, चालाकी, गंवार से गंवारपन, ईमानदार से ईमानदारों। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, ईमानदारों तो क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। ईमानदारी, चतुर, चतुराई, लाल, लालिमा, बेईमान, बेईमानी, पागल, पागलपन, समझदार, समझदारी, महान, महानता, वीर, वीरता, गहरा, गहराई, हरा, हरितिमा। ये हमने देखा विशेषण से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम ये पूरी PDF आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर देंगे। देखते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। क्रिया से पढ़ना, पढ़ाई, घूमना, घुमाओ, हंसना, हंसी, रोना, रुलाई, चढ़ना, चढ़ाई, उतरना, उतराई, लड़ना, लड़ाई, चुनना, चुनाव, सजना, सजावट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, घबराना, घबराहट, थकना, थकावट, लिखना, लिखावट, जोतना, जुताई, पीना, प्यास। हमारे को ये बातें ध्यान होनी चाहिए कि भाववाचक संज्ञा जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया तो ऑप्शन में जिस प्रकार से वो ऑप्शन मांगे उस प्रकार से अपने को उत्तर देना है। अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। कैसे, अव्यय आगे से, अगला, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, ऊपर, ऊपरी, नीचे, निचला, नोट। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं स्पेशल तथ्य। अव्यय से बने विशेषण हैं लेकिन भाववाचक संज्ञा माने जाते हैं। ये बने क्या है, विशेषण, माने क्या जाते हैं, भाववाचक संज्ञा। यदि विकल्प में, ये बात ध्यान रखनी, यदि विकल्प में विशेषण नहीं हो तब ही भाववाचक संज्ञा माने जा सकते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप में अगर सीधा पूछा जाता है तो ये अगला, पिछला, बाहरी, भीतरी, ऊपरी, निचला, ये वैसे मूल रूप से विशेषण है। किंतु यदि ऑप्शन में विशेषण नहीं दिया हुआ है तब हम इसमें भाववाचक संज्ञा को टिक कर सकते हैं, क्योंकि वह विशेषण, यदि उसको प्रश्न पूछना होगा तो विशेषण ऑप्शन में देगा या भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में देगा। यदि विशेषण दे दिया ऑप्शन में तो विशेषण राइट होगा। क्रियार्थक संज्ञा का हमने देख ही लिया उदाहरण। जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो इसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, शर्माना अच्छी चीज़ नहीं, तो शर्माना किस रूप में काम आया, संज्ञा के रूप में। घूमना वैसे क्रिया है किंतु यहाँ किसके स्थान पर आया, संज्ञा के स्थान पर। तो ये क्रिया जब संज्ञा के स्थान पर आती है तो उसको क्या कहा जाता है, क्रियार्थक संज्ञा। तो आज हमने कोशिश की थोड़ा अच्छी तरह डिटेल से संज्ञा पढ़ने की और हम सर्वनाम को बिल्कुल विशेष तरीके से लेके आए। आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। थैंक्स, धन्यवाद।